हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट जो री एग्ज़ाम होने वाला है पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट की आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि सेक्शन अभिवृत्ति और अभिक्षमता से संबंधित है। और यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इनको देख लेते हैं। आपकी डिमांड थी कि एमसीक्यू बेस्ड कराएं, तो इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाना और सपोर्ट करना, शेयर करना। निम्नलिखित में से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो प्रभावी शिक्षण आप जानते हैं, शिक्षण पढ़ाने को बोलते हैं, और पढ़ाने के लिए प्रमुख व्यवहार इनमें से कौन सा है? संरचना, किसी चीज़ की संरचना बनाना, अनुदेशनात्मक विविधता, प्रश्न पूछना, या विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग करना। तो प्रभावी शिक्षण में सबसे प्रमुख इसमें से क्या चीज़ें? तो ये होती है अनुदेशनात्मक विविधता। अनुदेशन विधि आप समझते होंगे, जिसमें हम अन्य नई नई टेक्निक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए। तो यही सबसे प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? संकलनात्मक जानते हैं आप, जो परीक्षण काफ़ी लंबे समय के बाद लिया जाता है। जैसे कि परीक्षाएं होती हैं, आप जानते हैं जो स्कूलिंग की परीक्षा होती है उसमें एक तो होता है निर्माणात्मक परीक्षण, जो समय समय पर, यानी कि जो क्लास में पढ़ते समय भी जिसका परीक्षण होता रहता है, और एक होता है संकलनात्मक परीक्षण, जो कि लंबे समय के बाद, जैसे कि पूरे साल पढ़ा लिया और उसके बाद उनकी परीक्षा लेना, ये होता है संकलनात्मक परीक्षण। तो इसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, उसे क्या कहते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन का भाग होता है। मानक संदर्भित परीक्षण या निकष संदर्भित परीक्षण या निर्माणात्मक परीक्षण। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो है निकष संदर्भित परीक्षण। निकष संदर्भित जो परीक्षण होता है, इसे कहते हैं संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर जब शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों के व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, आप जानते हैं इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, और उसको आप अच्छे से पेपर में भी एक दो बार 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एक एक जो उसमें पॉइंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और हम कई बार उसको क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करना है जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में क्या है, सहायक है। तो उन चीज़ों को बताना है जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को क्या करते हैं, प्रभावी बनाने में सहायक है। तो विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, तो बिल्कुल, तो विद्यार्थी का जो पूर्व अनुभव होता है ये क्या करता है, अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाएगा ही बनाएगा, है ना। ये डिपेंड करता है बच्चे के अंदर। बच्चे को अगर अनुभव अच्छा है किसी चीज़ में, किसी क्षेत्र में, तो वो तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अधिगम बहुत जल्दी क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। और तो ये तो इसका आंसर सही है। विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, ये कोई मायने नहीं रखता। आप जानते हैं परिवार से या किसी धर्म से या फिर उसकी आदतों से, उन सब चीज़ों से अधिगम प्रणाली का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये इसका क्या है, आंसर गलत है कि विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा से कोई संबंध नहीं है अधिगम प्रणाली का। विद्यार्थी की अभिक्षमता आप जानते हैं विद्यार्थी के अंदर जो कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को पढ़ने की, सीखने की, लर्न करने की, तो ये होती है विद्यार्थी की, यानी कि जो बुद्धि लब्धि होती है उसी को क्या बोलते हैं, अभिक्षमता। और विद्यार्थी के विकास की अवस्था, बिल्कुल विद्यार्थी विकास की जो अवस्था होती है ये भी महत्वपूर्ण होती है अधिगम प्रणाली के लिए। विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक़, इनसे कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा किस तरह का खाना खाता है, उसके शौक़ कैसे हैं, इससे अधिगम प्रणाली का कोई संबंध नहीं होता। और विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता, इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी किस धर्म से जुड़ा हुआ है या किस खानदान से संबंध रखता है, उसका ग्रुप क्या है, उन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है A, C और D।
यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी की अभी क्षमता, उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना, जो कैपेसिटी होती है, वो मायने रखती है। निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो शिक्षण को प्रभावित करते हैं कौन से कारक हैं? शिक्षण की आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति, तो अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, शिक्षक, बिल्कुल ये सही बात है। शिक्षण की आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति, है ना, और अधिगमकर्ता, ये इसका बी है ना, ये भी सही है। अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा आप समझते होंगे, अभिप्रेरणा यानी कि वो किसी चीज़ की तरफ कितने अधिगम करता बोलते हैं बच्चे को, ठीक है, जो अधिगम करने आया है, जो अधिगम कर रहा है, सीख रहा है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, जो लर्न कर रहा है, ठीक है। तो उसकी अभिप्रेरणा। शिक्षक का जीवन वृत्त आधारित प्रदत्त, तो शिक्षक का अपने जीवन को लेकर, मतलब जीवन के प्रति उसका जीवन के प्रति उसका किस प्रकार का मतलब रुझान है, किस प्रकार की सोच है, वो मायने नहीं रखता है शिक्षण के अंदर। और शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, बिल्कुल शिक्षक का आत्म सामर्थ्य कहीं ना कहीं शिक्षण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और शिक्षक की प्रबंधन और अनुश्रवण क्षमता, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो शिक्षक होता है वो किस प्रकार से मैनेज करता है अपनी क्लास को, पढ़ाने को, अपनी शिक्षण विधियों को, है ना, तो ये सब क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सी आंसर है वो ही रहेंगे, बाकी ए, बी, डी और ई इसके क्या हैं, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है? तो शिक्षण की कौन सी पद्धतियां हैं जो क्या करती हैं, लर्निंग को इष्टतम मतलब अच्छा बनाने की संभावना रहती है? तो क्या व्याख्यान, आप जानते हैं व्याख्यान विधि जो होती है वो शिक्षक केंद्रित विधि होती है। उसमें केवल शिक्षक बोलते रहते हैं और बच्चे बैठ करके बिल्कुल एकदम मुँह बन करके सुनते रहते हैं उस चीज़ को, है ना। परिचर्चा और संगोष्ठी पद्धति, तो इसमें तो देखते हैं आगे, व्याख्यान, प्रदर्शन और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण, अंतः क्रियात्मक परिचर्चा, नियोजित व्याख्यान और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण, अंतः क्रियात्मक व्याख्यान सत्र जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र हो, विचारावेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देखकर ही समझ जाएंगे कि इसमें जो ऊपर तीन चीज़ें दे रखी हैं ना, उनको कहीं ना कहीं विस्तारित रूप में चौथे ऑप्शन में अच्छी तरीके से दे दिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, बढ़ा चढ़ा करके। तो यही इसका आंसर क्या है, सही है। उसमें ऐसी परियोजनाएं भी शामिल होनी चाहिए, विचारावेश प्रक्रिया भी होनी चाहिए, विचारों की भी उसमें क्या होनी चाहिए, प्रधानता होनी चाहिए। और अंतः क्रियात्मक का मतलब आप समझते हैं इंटरैक्टिव, यानी कि एक दूसरे के तरफ मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन वगैरह करना, उनको समझना, पूछना। एक तो होता है खाली व्याख्यान विधि, है ना, ऊपर दे रखी है व्याख्यान तीन ऑप्शन में, लेकिन इसमें दे रखा अंतः क्रियात्मक व्याख्यान सत्र। अंतः क्रियात्मक का मतलब है उन दोनों के अंदर, मतलब इसमें केवल ऐसा नहीं है कि शिक्षक बोलता जाए और जो बच्चे हैं वो केवल सुनते जाएं। तो अंतः क्रियात्मक यानी कि दोनों का इंटरेक्टिव इसमें होना जरूरी होता है। तो बिल्कुल यही हमारे अधिगम को क्या बनाएगा, इष्टतम बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। तो शिक्षण की गुणवत्ता किसमें प्रदर्शित होती है? कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति से, विद्यार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, या कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। देखो, कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति जरूरी होती है। अगर उपस्थित नहीं होंगे बच्चे तो वो पढ़ेंगे कैसे, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। और विद्यार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से भी, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, जो 100% इसमें क्या है, ज़्यादा सही है। विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, गुणवत्ता क्या होती है, प्रदर्शित होती है। मतलब विद्यार्थी क्या करते हैं, कई बार अगर आप मतलब टीचर हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, आपने कभी टीच किया होगा या कर रहे होंगे, तो आप समझते होंगे कि जब विद्यार्थी क्या करते हैं, अगर बीच बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो क्या करता है, वो जो शिक्षण सिस्टम होता है ना, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उसमें होता है कि बच्चे भी क्या हैं, उसमें एक्टिव हैं। तो बच्चों का सबसे बड़ी बात होती है बच्चों का एक्टिव रहना। ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल एकदम के गूंगे बहरे बन करके बैठे रहें क्लास में, और जो शिक्षक है वो अपनी बात को बोलता जाए और फिर बाद में कि मैंने तो पूरा समझा दिया था। लेकिन बच्चों ने उसमें कितना इंटरेस्ट लिया है
वो मायने रखता है ना। प्रश्नों की गुणवत्ता, बच्चे जो जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहे हैं, समझ लीजिए वही विधि, वही शिक्षण विधि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब प्रभावशाली रहने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? तो अनुदेशन सामग्री इसमें से कौन सी नहीं है? क्या ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, छपी सामग्री या ट्रांसपेरेंसी? तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इसमें जो छपी सामग्री है ये पारंपरिक आधार है, तो ये अनुदेशन सामग्री नहीं है। बाकी की इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, ट्रांसपेरेंसी ये क्या है, अनुदेशन सामग्री के अंतर्गत आती है। छपी सामग्री का मतलब है कि जैसे आपके सामने किताब तो रहती हैं तो वो छपी सामग्री है। क्या बच्चे उन्हीं किताबों से और उनसे सब कुछ मतलब समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। उनको कोई ना कोई समझाने वाला चाहिए, कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो उन किताबों को बिल्कुल ऐसी भाषा में बता सकें, समझा सकें, जो बच्चे आसानी से समझ सकें। देखो जैसे कि अब आप क्या, ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन तो आप चाहें तो किताबों में से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास मतलब वो चीज़ें उतनी प्रभावी नहीं होती, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, बार बार पढ़ने से भी भूल जाते हैं। लेकिन जितना आपको क्या है कि सर्वे दृश्य सामग्री से आप देख भी रहे हैं और इसमें सुन भी रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा आपको क्या करती हैं, मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं छपी हुई प्रिंटेड सामग्री को पढ़ने की अपेक्षा। ठीक है, तो छपी सामग्री क्या है, अनुदेशन सामग्री का हिस्सा नहीं है। प्रभावी अध्यापक वह है, तो प्रभावी अध्यापक क्या होता है, कौन से होते हैं? जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है। बिल्कुल देखो, कक्षा पर नियंत्रण तो रखना ही चाहिए, लेकिन इतना भी नियंत्रण नहीं कि बच्चे डर के मारे क्या है कि बिल्कुल आपसे क्वेश्चन भी ना कर सकें, या अपने मन की बात भी नहीं बता सकें, या कुछ भी आपसे कह ना सकें। तो इतना भी नियंत्रण नहीं रखना आना चाहिए। जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है ना, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सही बात है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, या आवंटित कार्यों का ध्यानपूर्वक संशोधन करता है। देखो ये कहीं ना कहीं चारों ही बात इसमें क्या है, सही है। अगर इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएँ ABCD, तो बिल्कुल आप चारों करेंगे, लेकिन इसमें प्रभावी अध्यापक का लिए आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही चुनना है। तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो प्रेरित कर सके वही प्रभावी अध्यापक होता है। ठीक है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें, सीख सकें, इंटरेस्ट के साथ, वो भी है ना, खाली ऐसे ही नहीं। इंटरेक्टिव मतलब उनको हर चीज़ में क्या होना चाहिए, एक्टिव अगर बच्चे हो सकें, उनको ऐसी प्रेरणा आपसे मिल सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, तो उसको बोलते हैं प्रभावी अध्यापक होना। किसने कहा था शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? तो ये क्या रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, या फिर श्री अरविंद घोष ने बोला था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा है वो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान होती है ना। शिक्षा क्या होती है, मनुष्य में पहले से ही जो विद्यमान, मतलब क्या है कि मनुष्य में पहले से ही विद्यमान जो चीज़ें होती हैं उनको प्रकटी करने के लिए क्या, किसका ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है, तो शिक्षा ज़रूरी है ना। तो उनकी जो संपूर्णता होती है उसका प्रकटीकरण करना ही शिक्षा कहलाता है, ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। देखो इससे पहले क्या है कि मैंने जो 1 से 10 तक, उसमें सारी यूनिट तो नहीं है लेकिन कुछ यूनिट जो करवाई हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं आपके पेपर के लिए, तो मैंने पहले करवा रखी हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ मेरी नहीं देखी है ना, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना। जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए हमने कुछ थ्योरी क्लासेस ली हैं, और कुछ वन लाइनर टाइप में भी क्वेश्चन करवाए हैं, और कुछ मैंने MCQ टाइप में भी करवाए हैं यूनिट 9 और 10 के। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। खाली जो मैं अब करवा रही हूँ इनसे आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, मैं आपसे बोल रही हूँ। सिर्फ ये एक रिवीजन के तौर पर हैं। अगर आपको पेपर सच में क्लियर करना है तो आप वो क्लासेस ज़रूर देख लेना, ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आपके पेपर पास कराने के लिए ज़रूरी है कि आप वो जो क्लासेस मैंने पहले करवाई हैं, मतलब पहले नहीं है, अभी कल तक मैंने करवाई हैं उनको, और आज से मैं आपको MCQ करा रही हूँ, तो उनको आप ज़रूर देख लेना। और अगर इसके अलावा आप हिंदी से आप अपना पेपर देने जा रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के लिए भी मेरी सीरीज़ अभी चल भी रही है, और कुछ क्लासेस मैंने करवा दी हैं। प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ से आपको बिल्कुल एकदम लेटेस्ट वीडियो हैं सारी, पुराना कुछ भी नहीं है। वहाँ से आप ज़रूर देख लेना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपका बहुत अच्छा रिवीजन
हो जाएगा, ऐसा मेरी कोशिश यही है और मैं इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। तो चलते हैं। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी क्लास ख़त्म नहीं है, ये मत सोचना मैं लास्ट में बोल रही हूँ, बस एक बार आपको याद दिला रही हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है अंदर से, और बिल्कुल बिना किसी एक्सक्यूज़ के हम क्या है कि क्लास फिर आगे आपके लिए लेके आ रही हूँ। अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के मामले में निम्नलिखित में से कौन सही है। अधिगम प्रबंधन प्रणाली का ये क्या है, LMS, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको देख लेते हैं, इसके बारे में क्या है। LMS एक सॉफ्टवेयर है। ये पूछ रहा है आपसे कि अधिगम प्रबंधन प्रणाली क्या एक सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल, क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए किया किया जा सकता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि जो LMS है उसका उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए किया जा सकता है। LMS एक हार्डवेयर है, तो बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता, जब सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर नहीं हो सकता। LMS का उपयोग ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। LMS का उपयोग संस्थानिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जा सकता है, तो नहीं, इसमें वेबसाइट बनाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के लिए किया जाता है, ये बच्चों के सीखने के लिए है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, छात्र समूहों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और ऑनलाइन क्विज़ के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल A, B और D हमारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आगे आपको समझ में जो LMS है वो क्या चीज़ है। निम्नलिखित में से नापने का कौन सा पैमाना क्रमबद्धता या श्रेणीबद्धता का समानार्थी है। तो नापने का जो पैमाना है इसमें से क्रमबद्धता, तो क्रमबद्धता नामिक अंतराल अनुपातिक क्रम सूचक, तो बिल्कुल क्रमबद्धता श्रेणीबद्धता का समानार्थी तो क्रम सूचक पैमाना ही होगा, है ना, इसमें दे रखा है, साफ साफ समझ में आ भी रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इस टाइप के ईजी क्वेश्चन भी जब आ जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जिसका सिलेबस थोड़ा सा टफ होता है ना और पेपर टफ आता है और उसमें 10-5 क्वेश्चन बहुत ईजी भी रहते हैं, लेकिन कई बार होता है कि मेरे साथ एक बार एक बच्चे ने पेपर दिया था तो उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्या ही बताऊँ आपको, अब तो मुझे ध्यान नहीं है, कई साल हो गए इसको। तो वो ना उसको आता था, पता था, लेकिन उसको ना करके नहीं आया, वो ये कह रहा था इतना ईजी क्वेश्चन आ कैसे गया, इतना ईजी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, तो उसने वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया। मुझे तो कई बार ना मुझे ये चीज़ ध्यान आती है, समझ में आता है। एक बार एक क्वेश्चन था, CTET के पेपर में पूछा था, अभी 2-3 साल पहले की बात है, कि उसमें जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो उसमें 5 जून, 15 जून, इस टाइप से जो आंसर दे रखे थे ना, तो कई बार उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लगा कि यार क्या ये सच में ही 5 जून वाला आंसर ही पूछ रखा है या फिर कुछ और इसका मतलब है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा नर्वस तो होते ही हैं पेपर में, वैसे होना नहीं चाहिए, तो नर्वसनेस की वजह से या कुछ स्ट्रेस की वजह से या फिर कुछ ज़्यादा पढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है कि हम जो इजी क्वेश्चन होता है ना उसको ये लगता है कि उसमें भी हमें कई बार डाउट होता है ना, कई बार होता है ना कि शेर है या बिल्ली है, या बिल्ली है शेर है, ये शेर है तो बिल्ली है समझ में नहीं आता कि मुझे बड़ा वो चीज़ याद आती है कि मुझे बाद में समझ में आया कि यार ऐसा इतना इजी क्वेश्चन छोड़ दिया उस बच्चे ने, वो भी इतना अच्छा होने की वजह से। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो इजी चीज़ें होती हैं ना उनको समझते हैं कि ऐसा तो पूछा ही नहीं जा सकता, UGC नेट के पेपर में इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो कई बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, बल्कि उसमें पेपर हमेशा ही टफ नहीं आता, उसमें कुछ इजी भी होते हैं, भले ही आपको वो लंबा चौड़ा देखने में लगे, लेकिन जितने ही लंबे क्वेश्चन होंगे ना, कई बार ध्यान रखना उसके ऑप्शन पे आप ध्यान देना, वो बहुत ही ईजी होते हैं। आपको जब आपका पेपर होगा ना तो उससे 1-2 दिन पहले मैं आपको बताऊँगी कि पेपर किस तरीके से देना है और उसमें जो ऑप्शन होते हैं ना वो कैसे आपको चूज करने हैं, है ना। तो बहुत इजी होता है नेट का पेपर, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ठीक से क्या है कि रिवीजन कर लेना है, बाकी तभी सारे जो हमारे जो कहते हैं ना फिलॉसफी होती है वो तभी काम आएगी। तो चलते हैं, पाठ्यचर्या के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो पाठ्यचर्या को नियमित रूप से आशोधित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, है ना। अगर एक ही पाठ्यचर्या हम लगातार उसको पढ़ते रहेंगे तो क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, उसको समय समय पर उसका क्या कर देना चाहिए,
आशोधित यानी संशोधन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या में केवल सैद्धांतिक संकल्पना ही होनी चाहिए। जहाँ पर देखो केवल की बात आ जाए ना, वहाँ पे तो आप नेगेटिव ही समझ के उसको क्या कर देना है, मतलब हटा देना है। कई जो केवल वाला होता है ना, वो 99% वो ऑप्शन हमारा हमेशा गलत ही रहता है। और पाठ्यचर्या को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। जो संवैधानिक अनिवार्यताएँ हैं हमारी, है ना, कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं, या फिर जो भी संविधान के लिए ज़रूरी होता है, उनको पाठ्यचर्या में हमें क्या करना चाहिए, मतलब रखना चाहिए, है ना। उसका कहीं ना कहीं उसको हिस्सा बनाना चाहिए। उसी आधार पर हमें पाठ्यचर्या बनानी चाहिए। और पाठ्यचर्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो इसको तो सही माना ही नहीं गया है ना। और पाठ्यचर्या को उद्योग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात भी सही है। जो आजकल आप जानते हैं, जो हमारी पाठ्यचर्या, जो पाठ्यक्रम है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि अब 2019 के अकॉर्डिंग, मैंने देखो पहले ही आपको बहुत अच्छे से थ्योरी और क्लासेस में पढ़ाई हैं। 2019 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 वाली, वे सब पढ़ा दी हैं। प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। और बाकी पाठ्यचर्या जो है व्यावसायिक शिक्षा से उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो उद्योग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही आपको पाठ्यक्रम को बनाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो प्रभावी होगा। और तभी बच्चे उसके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल तरीके से उससे जुड़ पाएंगे। कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है, तो क्या समस्या समाधान विधि, परिचर्चा विधि, परिप्रेक्ष्य अधिगम या निदर्शन विधि। तो इनमें से जो निदर्शन विधि है ये क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है। बाकी समस्या समाधान विधि, परिचर्चा विधि और परिप्रेक्ष्य, ये सब क्या हैं, विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ हैं। किस शिक्षार्थी केंद्रित विधि में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। तो चुनौतियाँ किस में प्रस्तुत की जाती है, स्व अधिगम। अगर बच्चा स्व अधिगम करेगा तो उसमें तो चुनौतियाँ होंगी ही नहीं। सक्रिय अधिगम, आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम, या सहयोगात्मक अधिगम है। तो आगमनात्मक जो विधि होती है, आप जानते हैं, वो हमारे सामने क्या करती है, बच्चों के सामने चुनौतियाँ पेश करती है। उसमें क्या होती हैं, चुनौतियाँ पेश की जाती हैं, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चा जाता है, सरल से कठिन की ओर जाता है। जो चीज़ उसके सामने है उसको पढ़ करके वो क्या करता है, उन चीज़ों तक पहुंचता है जो उसके सामने नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे चुनौतियां हमारे सामने क्या करती हैं, चुनौतियां पेश करती। कौन सी शिक्षण की विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं। तो विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं, या विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है ना। तो बिल्कुल ये तो हमारा पॉइंट गलत ही हो गया, रटने की बात हो रही है। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करना, बिल्कुल ये इसका सही ऑप्शन है। विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं, बिल्कुल विद्यार्थी की जो सोच है वो एकदम मौलिक होनी चाहिए। और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ऐसी उनके अंदर योग्यताएं विकसित करना चाहिए जिससे वो अपने, मतलब एक चीज़ उनको पढ़ाई जाए और उससे वो बहुत सारी चीज़ों को और समझ सकें, खुद से उनमें क्या कर सकें, कहीं ना कहीं रचना कर सकें, अलग अलग नई नई चीज़ों को बना सकें। वो होती है रचनात्मक, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं। तो इसके देखो आप समझ गए होंगे, इसका सी और डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है, तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। तो शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, या फिर भाषाई विकास। तो यदि एक बच्चा अपने शर्मीला, कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है और वो नहीं खेल पाता है दूसरे बच्चों के साथ, तो इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, सामाजिक विकास। कौन सा, सामाजिक विकास, क्योंकि जो बच्चे हैं वो, उसके लिए दूसरा समाज है और उसका जो सामाजिक विकास है वो क्या होता है, रुक जाता है। कौन सा कथन है जो सत्य है, मूक से शब्द मैसिव से तात्पर्य है कि इसमें अधिगमकर्ताओं की बड़ी संख्या हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकते हैं। मूक आईसीटी का उपयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा को सुगम बनाने हेतु करता है जो दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यमान हैं अथवा जो परंपरागत कक्षाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। तो मूक जो होता है ना, मूक, ये है मूक। और मूक की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये इसमें जो मैसिव शब्द होता है ना, एम का मतलब होता है मैसिव, और मैसिव से तात्पर्य होता है कि इसमें अधिगमकर्ताओं की बड़ी संख्या हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है,
मैसिव का यही अर्थ है। और मूक ICT का उपयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा को सुगम बनाने हेतु है जो दूर बैठे हैं और जिनके लिए औपचारिक शिक्षा तक पहुंचना संभव नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये मूक का कोर्सेज रखे गए हैं। इसका यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने दे रखी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? तो जो अनुसंधान होते हैं उनमें प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग या संरचनाकरण या शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण या शिक्षक भाव प्रवणता। तो शिक्षक कार्य जो अभिमुखीकरण होता है वो क्या होता है? प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार माना जाता है। मतलब दोनों को उसमें इंटरेक्ट होना चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहता है, जब आप यह सीख लेंगे तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? तो एक शिक्षक अपने बच्चों को क्या दे रहा है? प्रबलन दे रहा है ना। और वो भी कैसा प्रबलन? यानी कि उनको क्या दे रहा है? सकारात्मक प्रबलन दे रहा है, उनको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है एक तरीके से, है ना। अगर बच्चे एक चीज़ को सीख लेंगे तो वो दूसरी चीज़ को करने में सक्षम हो जाएंगे। ये क्या करना है? प्रबलन देना होता है ना। बच्चों को मतलब प्रोत्साहन करना है एक तरीके से। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है? संज्ञानात्मक सक्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भावनात्मक सक्षमता होनी चाहिए, विधिक सक्षमता होनी चाहिए। सामाजिक सक्षमता जो होती है ना वो न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है। अकादमिक सफलता के लिए बात कर रहा है। अकादमिक का मतलब होता है जो बच्चे स्कूलिंग वगैरह करते हैं, है ना, एकेडमिक, उसकी सफलता के लिए ज़रूरी होता है बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक, मतलब उसके अंदर अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना वो वहीं पर वही चीज़ें ज़्यादा काम होती हैं, है ना। न्यूनतम जो ज़रूरी है वो है सामाजिक सक्षमता। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का कौन सा आधार है? तो क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1965 थी, क्या उसमें योग को शामिल करने का सुझाव दिया था, या फिर 1986 में दिया था, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के अंदर, या फिर भारत में अध्यापक शिक्षण की भविष्य दृष्टि गुणवत्ता और विनियामक परीक्षा 2012 के अंदर? तो बिल्कुल इसका जो 2019 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप है ना, ये अभी मुझे नहीं लगता पूरी तरह से लागू हो पाई है, नहीं हो पाई है, लेकिन इसका जो प्रारूप है उसमें योग को शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन करना है जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। तो साइबरनेटिक्स, प्रश्न उत्तर सत्र, सर्वे दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान या व्यावहारिक कार्य आधारित परियोजना। तो उन रणनीतियों का हमें चयन करना है जो कि अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। ठीक है, ये वो वाला करता है, इसके साथ अगर हम जोड़ दें अधिगमकर्ता यानी कि जो बच्चा है उससे उसके ऊपर डिपेंड है। तो साइबरनेटिक्स और जो व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजनाएं, ये दोनों क्या हैं? ये बच्चों से रिलेटेड हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नांकित में से कौन सा निरोधक है? निरोधक का मतलब आप समझते होंगे, जो उनको कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। तो बेहतर निष्पादन के लिए बच्चों के लिए राजनीतिक उन्मुखता जो होती है ना वो उनको क्या करती है? उनके बाधा बनती है उनके लिए। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। मतलब निरोधक का काम करती है। कौन सी? राजनीतिक उन्मुखता। हमें मतलब राजनीति की तरफ नहीं जाना है। राजनीतिक, चाहे वो स्कूल में ही राजनीति कर लें बच्चे, चाहे वो देश की राजनीति में हिस्सा लें, तो उन सब चीज़ों की तरफ उन्मुखता नहीं होनी चाहिए। किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? तो किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान, शिक्षण जब कराते रहते हैं बच्चों को, तो अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन मतलब पेन कॉपी पेपर लेकर के उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, बल्कि अनौपचारिक रूप से बच्चों की एक्टिविटी को देख करके, बच्चों की खेल वगैरह को देख करके, बच्चों का जो डेली स्कूल आते हैं उनकी उन सब चीज़ों को देख करके, वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, चलते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, किस तरीके से बातचीत करते हैं, तो ये होता है अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन करना। तो ये होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, है ना। मैं सीधा सीधा आपको बता देती हूँ, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है वो पूरे सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है जो पूरे साल भर चलता रहता है। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। तो जो नैदानिक मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है?
अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन या अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान करना। बिल्कुल यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अनुदेशन के दौरान क्या होता है, अधिगम, जब बच्चे मतलब किसी मूल्यांकन में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो उनकी समस्याओं का, समस्या क्यों है, उनको जो उनको समस्या है उनके कारण तक पहुंचना और फिर उनका समाधान निकालना। ठीक है, ये होता है नैदानिक मूल्यांकन। किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिससे पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशलों में अभिवृद्धि होती है? तो श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, वैज्ञानिक सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री या फिर सिद्धांत आधारित। तो श्रव्य भाषिक जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे कहीं ना कहीं पढ़ने और सुनने और हमारे उच्चारण जैसे जो कौशल होते हैं उनमें क्या करती है, वृद्धि करती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो जो किशोर होते हैं बच्चे, आपने जानते हैं जो संवेदी प्रेरक मतलब 4 चरण बताए हैं किसने, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए थे। तो उनमें संवेदी प्रेरक जो चरण होता है वो मतलब छोटे बच्चे का ही होता है, 0 से 2 वर्ष का। और मूर्त संक्रियात्मक जो चरण होता है उसमें बच्चा 2 से 6 वर्ष तक का, और इसमें होता है 6 से 12 वर्ष तक का। और जो औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है ये होता है 13 से 16 वर्ष तक। ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग माना गया है। तो इसमें क्या होता है कि संवेदी प्रेरक चरण तो वो होता है जो बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक में वो होता है जो बच्चा किसी चीज़ को देख करके सीखता है। संक्रियात्मक वो होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, मतलब 6 से 12 साल का बच्चा, समझते हैं किस प्रकार के होते होंगे कि उनमें मतलब कुछ चीज़ों को, मूर्त चीज़ों से वो कहीं ना कहीं किसी अमूर्त चीज़ का भी क्या करने लग जाते हैं, मतलब उसका भी कल्पना करना सीख जाते हैं। सोचने समझने की, तर्क देने की उनकी थोड़ी सी जो शक्ति होती है वो प्रबल होने लगती है। और औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है जिसमें बच्चा किशोर होता है। शिक्षक किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतर क्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? तो जो शिक्षक होता है वो किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है कक्षा के अंदर? तो क्या ईमेल का प्रयोग करेगा, या फिर स्काइप, ऑनलाइन चैट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर फेसबुक और ब्लॉग? आप जानते हैं फेसबुक, ईमेल, ब्लॉग का तो कोई मतलब ही नहीं होता। स्काइप का प्रयोग करेगा, ऑनलाइन चैट का प्रयोग करेगा और टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करता है। किसके लिए? अंतर क्रियात्मक युक्ति के रूप में वो कर सकता है, मतलब बच्चों से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए वो कक्षा में इनका प्रयोग करेगा। शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो आप जानते हैं मास्लो ने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, जिसमें उसने कुछ विशेषताएं, कुछ आवश्यकताएं बताई थी, है ना, शिक्षण के दौरान। तो इसमें कौन सी आवश्यकता का संतुष्ट किया जाना चाहिए बच्चों के सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए? तो प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, या फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता है? बिल्कुल, जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है उसको संतुष्ट किया जाना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? तो प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें से कौन सी विधि है जो सर्वाधिक उपयुक्त? तो सर्वाधिक उपयुक्त की बात हो रही है यहाँ पर, सर्वाधिक पूछा है। टीम शिक्षण विधि, या फिर परियोजना विधि, उदाहरण सहित व्याख्यान, या फिर परिचर्चा सत्र? तो कौन सी विधि है? ये है परियोजना विधि, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, खुद से सीखता है, उसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए उसके लिए दिया जाता है, उसमें क्या करता है बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से सीखता है, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, तो ये होता है परियोजना विधि, इसमें सबसे सर्वाधिक मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। और आज हमारे ये 30 क्वेश्चन हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहूँगी कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो केवल आपको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं आप इनसे, लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है, या फिर आपने वन लाइनर वगैरह ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो आप के लिए थोड़ा सा जो पेपर है उसको पास करना मुश्किल हो जाता है।
तो इसीलिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। उसमें मैंने यूनिट 1 से लेकर के 10 तक जो भी इम्पोर्टेंट यूनिट हैं उनको मैंने वहाँ पर थ्योरी बेस्ड पढ़ाया है। और वन लाइनर में कुछ क्वेश्चन हैं जो यूनिट 9 और 10 है उनको मैंने कहीं ना कहीं MCQ फॉर्म में भी करवाया है, तो उनको आप ज़रूर देख लेना। और बाकी हिंदी साहित्य के लिए भी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।